हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हमारी क्लास नंबर 8 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आई होप आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है ये क्लासेस। तो प्लीज़ आप जल्दी से इस क्लास से जुड़े हैं। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके जानकारी में जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास रहने वाली है। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर कर दिया करूं। तो एक मिनट, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। किस अधिगम शैली में, यहाँ 4 शैलियाँ दे रखी हैं अधिगम की, तो इसमें बताया गया है किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। सरफेस स्टाइल्स यानी कि सतही शैलियाँ, आवेगात्मक शैलियाँ, गहन शैलियाँ या फिर चिंतन शैलियाँ। तो कौन सी ऐसी शैली है जिसमें ये मदद मिलती है, अर्थ को, सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है? तो अर्थ की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप इसे बिल्कुल समझ सकते हैं अच्छे से। अगर हम अच्छे से क्या करते हैं, किसी चीज़ के गहन मतलब डीप उसकी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, है ना, तो हम उस चीज़ को, देखो जो चिंतन होता है ना, चिंतन का मतलब भी यही होता है हिंदी में अगर बात करें कि हम उस चीज़ पर चिंतन करें, उस चीज़ के बारे में सोचें, विचारें। लेकिन सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है यहाँ पर डीप स्टाइल से, यानी कि गहन शैलियाँ, जो गहन शैलियाँ होती हैं इनसे समझने में मदद मिलती है। ठीक है, यदि किसी विषय के जटिल तत्वों को समझने और उनसे आर पार संबंध बनाने की क्षमता कौन रखता है, तो ये डीप स्टाइल्स रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि प्लीज़ ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एडमोडो यानी कि ऑनलाइन टूल से शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनसे विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। एडमोडो यानी कि जो ऑनलाइन टूल होते हैं, ऑनलाइन टूल से शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने और उनसे विद्यार्थियों के बारे में जो भी जानकारी होती है उसको, उसमें सहायता मिलती है। और दूसरा होता है डुओलिंगो। क्या होता है? डुओलिंगो। डुओलिंगो ऑनलाइन भाषा अधिगम का एक मंच है। ठीक है, एडमोडो और डुओलिंगो, ये 2 शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, थोड़े से अटपटे हैं, है ना, शायद आपने सुने भी ना हो। तो ऑनलाइन भाषा अधिगम का एक मंच है, तो दोनों में से कौन सा कथन है सही है और कौन सा इसमें से गलत है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो कथन है वो भी रॉन्ग है और ये जो कथन है वो भी रॉन्ग है। दोनों ही कथन है हमारे असत्य हैं। ठीक है, दोनों ही कथन है जो कि असत्य हैं। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ये दोनों ही इसमें क्या माने गए हैं? असत्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन थर्ड। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं होते हैं। वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव है, यानी कि वायु प्रदूषण के जो भी गलत प्रभाव पड़ते हैं वो केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहते,
बल्कि विभिन्न औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा वायु में छोड़े गए फ्लोरीन का महत्वपूर्ण अविषाक्तीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो विभिन्न औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा जो भी वायु में छोड़े जाते हैं फ्लोरीन का महत्वपूर्ण जो अविषाक्तीय प्रभाव है ये भी उत्पन्न होता है। तो बताएं यहाँ पर कौन सा आंसर है जो हमारा सही होगा। तो इसका एक जो कथन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि वायु प्रदूषण का केवल मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि देखो हर चीज़ पर पड़ता है। वायु में सांस तो सभी प्राणी लेते हैं, सबके ऊपर पड़ता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के ऊपर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम वर्ष 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज में शुरू हुई थी। भारत में विज्ञान की शिक्षा सबसे पहले 1817 में कलकत्ता के किस कॉलेज में शुरू हुई थी। सुरेंद्र नाथ कॉलेज, आशुतोष मुखर्जी कॉलेज या सेंट जेवियर कॉलेज या हिंदू कॉलेज। तो 4 कॉलेज के नाम आपको दे रखे हैं, इनमें से किस में सबसे पहले 1817 में विज्ञान की शिक्षा शुरू हुई थी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बताइए। तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में विज्ञान की सबसे पहले शिक्षा 1817 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है, इसको याद रख लेना, हिंदू कॉलेज नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, किसी झील में बढ़ते पोषक स्तर से उसमें उपस्थित जीवितों की संख्या और प्रकार परिवर्तित होते हैं। किसी झील में बढ़ते पोषक स्तर से उसमें उपस्थित जो भी जीवों की संख्या होती है, ये जीवों की संख्या और उनके प्रकार परिवर्तित होते हैं यानी कि बदलते हैं। और कथन सेकंड हमें दे रखा है, सामान्यतः सुपोषक झीलों में स्वच्छ जल और अल्प मात्रा में जैव संहति यानी कि बायोमास होते हैं। सामान्यतः सुपोषक झीलों में स्वच्छ जल और अल्प मात्रा में जैव संहति होते हैं, बायोमास होते हैं। तो 2 कथन इसमें दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। किसी झील में बढ़ते तो बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट के लिए सॉरी भाई। किसी झील में बढ़ते पोषक स्तर से उसमें जो उपस्थित जीवी होते हैं उनकी संख्या और प्रकार परिवर्तित होते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और सामान्यतः जो सुपोषक झील होती हैं उसमें स्वच्छ जल और अल्प मात्रा में बायोमास होते हैं। जो सुपोषक झील होती है उनमें स्वच्छ जल होता है और अल्प मात्रा में बायोमास होते हैं। अल्प मात्रा में नहीं बल्कि अधिक मात्रा में बायोमास पाए जाते हैं। तो ये पहला कथन सही है और जो दूसरा कथन है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संदर्भांकन की एपीए शैली के अनुसार निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संदर्भांकन की एपीए शैली के अनुसार, ठीक है, एपीए शैली के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। शोध आलेख का शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष, जनरल का नाम या लेखक का नाम। तो विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, कौन सा सही होगा। संदर्भांकन में एपीए शैली के अनुसार बताना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए लेखक का नाम। सबसे पहले यहाँ पर आएगा लेखक का नाम ए नंबर पे, है ना, फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद आएगा प्रकाशन का वर्ष, ठीक है, प्रकाशन का वर्ष। और इसके बाद शोध आलेख का शीर्षक दिया जाता है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आएगा जनरल का नाम, ठीक है, चौथे नंबर पे किसका आएगा, जनरल का नाम आएगा। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले लेखक का नाम दिया जाएगा, उसके बाद प्रकाशन का वर्ष, फिर शोध आलेख का शीर्षक और फिर जर्नल का नाम। ये चारों हमारे कहाँ पर हैं, सबसे पहले डी आएगा, तो डी तो दोनों में दे रखा है। इसके बाद डी के बाद आएगा बी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी पेय द्रव होते हैं। सभी पेय यानी कि जो भी लिक्विड चीजें होती हैं वो सभी के सभी द्रव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है। जितने भी पेय होते हैं, पेय पदार्थ, वो सभी के सभी क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ये ध्यान रख लेना। ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा ये क्या बोल रहा है, जितने भी पीने वाली चीज़ें होती हैं वो सभी लिक्विड होती हैं, ऐसा ये बोल रहा है। इसके समतुल्य कौन सा है, सभी गैर द्रव गैर पेय होते हैं। सभी गैर द्रव गैर पेय होते हैं, कुछ पेय द्रव होते हैं, सभी द्रव पेय होते हैं, या फिर कुछ द्रव पेय होते हैं। इसमें से आपको इसका जो आंसर है वो सही छांटना है। तो देखो, कुछ पेय की बात हो रही है, या सभी द्रव की बात हो रही है, या कुछ द्रव की बात हो रही है। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, है ना, क्योंकि सभी द्रव सभी पेय द्रव होते हैं ऐसा बोला है, सभी द्रव पेय होते हैं ऐसा नहीं बोला है। तो ये इसके समतुल्य है फर्स्ट वाला। सभी गैर द्रव का मतलब यही होगा कि सभी द्रव गैर पेय होते हैं, है ना, ये इसके समतुल्य है। ए जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे हर प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है, और मैं भी इसीलिए हर किसी में लेके आती हूँ। मैंने इससे पहले जो 7 क्लास करवाई उनमें सब में इस तरह के क्वेश्चन थे। आपने अगर नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लेना। स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। DNS, FTP, IP। इसमें 3 ही ऑप्शन पूछे गए थे पेपर में भी, तो 3 ही ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। और इन 3 में से भी कौन से सही हैं, आपको 2 ही सही हैं जो कि आपको बताने हैं। तो स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो देखते समय कौन से DNS और IP, ठीक है, DNS और IP, यानी कि A और C हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट हैं, A और C, A और C, है ना, ये दोनों हमारे यहाँ पर सही हैं। DNS और IP जो होता है उसका वीडियो देखते समय उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो कि रीजनिंग का है। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में P और Q का मान क्या होगा। निम्नलिखित जो ये अंक श्रृंखला दी हुई है इसमें P और Q का मान बताना है। ये P और Q दे रखे हैं, इनका मान आपको बताना है। रीजनिंग के क्वेश्चन है 2, 0, 6, 6, 12, 24। तो कैसे आप इसमें देखो, इसमें जो वैल्यू लगी हुई है, मतलब जो इसमें लगाया गया है फॉर्मूला, वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है, 2, 0, 6 है। इसके बाद 6 और 12 है, और तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बीच में क्या दे रखा है, यानी कि 1 की पावर 1 और -1 आ जाएगा। 1 की पावर 1 और -1 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे 2 की पावर 3, और उसमें से माइनस करेंगे 2, ठीक है, 2 की पावर 3, उसमें से माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। इसके बाद 3 की पावर 3 में से और फिर माइनस करेंगे 3, ठीक है, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 में से 3 माइनस हो गए तो कितना बचा 24। अब 24 आगे हम करेंगे 4 की पावर 4 - 4, यानी कितना आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा हमारा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर Q का मान निकलेगा हमारा 20 और 60, ठीक है, 20 और 60 यानी कि 5 की पावर 5 आप कर लेना।
तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लग जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है? मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रकार है, यहाँ पर मूल्यांकन के प्रकार दे रखे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, एब्सेटिव असेसमेंट या परफॉर्मेंस असेसमेंट। बताइए कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है जो वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? तो ये है भाई परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी कि जो निष्पादन मूल्यांकन होता है ये वाद विवाद की योग्यता का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से दे रखा है, उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से आरंभ की गई है? उच्च शिक्षा का निजीकरण, ठीक है, उच्च शिक्षा का निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से आरंभ की गई? 4th 5 ईयर प्लान यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरू की गई थी। तो बताइए किस में शुरू की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर 8 यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके अंदर ये से उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति शुरू की गई थी, जो कि 1992 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1992 से लेकर 1997 तक ये नीति यानी कि 8वीं पंचवर्षीय का दौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मीडिया का उल्लेख प्राय एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है? किस मीडिया का नाम दे रखे हैं यहाँ पर, मीडिया का उल्लेख प्राय एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है? रेडियो, इंटरनेट, नोवेल या फिर न्यूज़पेपर। एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो, इंटरनेट, उपन्यास या फिर समाचार पत्र। तो आप समझते हैं एक दिन का मतलब है जो पर डे, हर दिन जिसको क्या किया जाता है, दिया जाता है, बेचा जाता है या फिर घर घर पहुंचाया जाता है, तो ये होता है न्यूज़पेपर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा बस देख लेते हैं। राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, मैथ का क्वेश्चन है, ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे हर प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है, बस इसीलिए मैंने ये रख लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमारे हर सेट में पूछे गए हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये हमारा दे रखा है इसकी पावर 10 और इसकी और ये है और ये है। तो इसमें हमें बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो कौन सा सही है और हमारा कौन सा यहाँ पर गलत है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका हमारा जो कथन है फर्स्ट वो सही हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो कथन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन जो सेकंड है वो फॉल्स है, असत्य है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। कथन वाले क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, पहले वाले जो पेपर है उसके अंदर। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट दे रखा है, यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्तीय परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। दो कथन यहाँ पर दे रखे हैं कि यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्तीय परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी। मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की जो प्रतिरोधक प्रणाली वो क्या होगी, मजबूत होगी। तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है या दोनों सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए हमारा जो कथन है फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया विवृतीय परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी, ये बात सही है। लेकिन जो कथन सेकंड है वो इसके अंदर रॉन्ग है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी वाक पटुता संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता है? यूनानी वाक पटुता पूर्ण
संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता है? डिलेड फीडबैक यानी कि विलंबित प्रतिपुष्टि, लोअर क्लास लैंग्वेज निम्न वर्ग की भाषा, शुभंकर, लोगोस, एथोस, लोकाचार या पैथोस, करुण भाव। किन तत्वों पर बल दिया जाता है? यूनानी वाक पटुतापूर्ण जो संप्रेषण होता है उसके अंदर किस किस पे बल दिया जाता है? तो इसमें देखो विलंबित प्रतिपुष्टि पर बल नहीं दिया जाता, निम्न वर्ग की भाषा पर भी बल नहीं दिया जाता, इसमें लोगोस, एथोस और पैथोस, ठीक है, इन तीनों पर बल दिया जाता है, जो कि सी डी और ई, सी डी और ई हमारा डी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ रुपीस दे रखे हैं 3080 रुपये, ए बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए के हिस्से का आधा, ए के हिस्से का यानी कि ए मल्टीप्लाई उसके हिस्से का आधा, है ना, और या फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इसका आधा, है ना, और बी के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 1/3 यानी कि 3, और सी के हिस्से का क्या? 6वां भाग, सी के हिस्से का 6वां भाग क्या हो जाएगा? मतलब बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये निकलना चाहिए। और ये किसके बराबर आएगा? यानी कि के, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए यानी कि 2k और बी से हो जाएगा 3k और सी का हो जाएगा 6k, 6k हो जाएगा। और इसके बाद तीनों किसके बराबर हैं? तो 3080 रुपये उनमें बांटने हैं, 3080 रुपये। इन तीनों को क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो गए, यानी कि 11 को इससे क्या कर देंगे? यानी कि इनको 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके हमारे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 11 से आप चाहें तो इसको कर लेना, कितना आ जाएगा? 11 11 दूनी 22, है ना, 2 और यहाँ पे कितना बचा? 8, यानी कि 88, 11 8 88 और 0 280 रुपये। कितना आएगा? 280 रुपये आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 280 अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? बी का हिस्सा निकालना है, और बी का हिस्सा यानी कि 3k था 3, 280 को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 0 3 8 जा 64, 4 किस में दिखाई दे रहा है? हमें एक में ही दिखाई दे रहा है भाई। 3 4 जा 3 8 जा 24 24 और भाई 2 कैरी लग गया, 2 3 जा 6 और 2 कितने हो गए? 840 हो गए, 840 बी का हिस्सा हो गया। तो हमारा यहाँ पर बस ये 16 क्वेश्चन थे आज। आई होप आपके लिए ये देखो आपको पसंद आई नहीं पसंद आई वो तो मुझे नहीं पता है, आप देखेंगे तभी पता चलेगा, अभी आप कोई देख नहीं रहे हैं। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करती हूँ आपके लिए, इतनी अच्छी मैंने सीरीज चलाई है आपके लिए, जो कि बिल्कुल एकदम सोने पे सुहागा होने वाली हैं। दोनों सीरीज अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर आपके लिए हिंदी बहुत अच्छी उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमें PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो उसमें मैं थोड़े अच्छे ही क्वेश्चन रखती हूँ, अच्छे लेवल के ही, तो आप प्लीज़ उससे भी जुड़ें। वो 2 बजे क्लास आएगी, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिए, और इस क्लास से आप रेगुलर आप इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें, आपको बहुत अच्छी मतलब यहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।